आज की वीडियो के अंदर हम विंड इरोजन के बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं। विंड इरोजन यानी विंड के कारण सॉइल का कैसे इरोजन होता है, क्या होता है इसके अंदर, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और जब मैं कहता हूँ सब कुछ जानेंगे तो इसका मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में विंड इरोजन के बारे में बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो समझेंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म या मैं कह सकता हूँ कि किस रूप में विंड इरोजन होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही फेमस नाम आपने हो सकता है जरूर नाम सुने होंगे, सरफेस क्रीप, साल्टेशन और साथ में आपने सुना होगा सस्पेंशन। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे। लेकिन ये जो तीन नाम है बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें मैकेनिज्म के रूप में समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे कि विंड इरोजन इक्वेशन क्या है। ये जो तीन स्टार्टिंग के मैंने पॉइंट आपको रेड कलर में रिप्रेजेंट किए हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद के टॉपिक्स भी हमें पता होने चाहिए, समझ में आए हुए होने चाहिए और हमारे दिमाग में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अगर विंड इरोजन से क्वेश्चन आएगा तो इन तीन टॉपिक में से आ सकता है। तो खैर, इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं मैं ऐसी होप करता हूं कि आपने देखे होंगे। सबसे पहले वीडियो में हमने सॉइल इरोजन के टाइप्स देखे थे, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, साथ में इरोजिबिलिटी एंड इरोडिबिलिटी। इस तरह के जो पिछले वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखे हों तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराने की मेरी कोशिश रहेगी। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक सॉइल विंड इरोजन को। तो इंट्रोडक्शन के रूप में विंड इरोजन क्या है पहले ये समझते हैं। विंड इरोजन मींस द डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय द फोर्स जनरेटेड बाय विंड। हवा के कारण डिटैच होना। डिटैच उसी तरह जैसे कि आप अपने एक्स से हुए करते थे। पर्सनल दिल की बातों के ऊपर नहीं आए तो बेहतर होगा। ये डिटैचमेंट मतलब है कि सॉइल के जो पार्टिकल है वो ओवरऑल सॉइल में से अलग हो जाए, तो उसे हम कह रहे हैं डिटैच होना। और उसके बाद हवा जो कहती है चल मैं तुझे ले चलती हूँ किसी दूसरी जगह पर, तो उसे हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यानी मूव ऑन हो जाने की बात हो रही है। तो सॉरी, मैं भटक जाता हूँ। खैर, अब हम बात करते हैं ऑल द विंड इरोजन इज कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस प्रेजेंटेशन में माहौल ही ऐसा दिया है कि ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो याद रखना कि सेमी एरिड एंड एरिड रीजन जो है जहाँ पर बारिश कम है उस जगहों पे, राजस्थान की बात कर रहे हो क्या? अरे हाँ भाई, तो वैसी जगहों पे ज्यादा देखा जा सकता है। बट इट ऑल्सो अकर्स इन द सब ह्यूमिड क्लाइमेट, स्पेशली इन द यूनिमॉडल टाइप ऑफ रेनफॉल पैटर्न। अब ये क्या बोला है यूनिमॉडल टाइप ऑफ रेनफॉल पैटर्न का क्या मतलब है? अब वो इंसान ही इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा जिसने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं। ऑफ कोर्स वो आप हो सकते हैं, तो अब इसलिए मैंने सेफ साइड के लिए यहाँ बाई मॉडल और यूनी मॉडल के बारे में बताया है कि देखिए, यूनी मॉडल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि साल में कोई पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। जब जैसे कि हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ऐसा होता है। समझ नहीं आई बात क्या कह रहे हो? ये कहना चाह रहा हूँ कि द रेनफॉल इज यूजुअली कंसंट्रेटेड इन अ पार्ट ऑफ द ईयर। अ सिंगल वेल डिफाइंड रेनी सीजन ड्यूरिंग द ईयर डेजिग्नेटेड इज नोन एज यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंग्लिश में पढ़ने से भी समझ में नहीं आया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि साल के किसी पर्टिकुलर एक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिमॉडल तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन साल के कोई दो पर्टिकुलर सीजन के अंदर अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। जैसे कि ग्राफ बता रहे हैं कि यहाँ पे जून जुलाई और यहाँ पे नवंबर तक बारिश का पर्टिकुलर सीजन रहा है, लेकिन यहाँ साल के अंदर दो बार सीजन रहा है, तो इस तरह की चीज को हम कह सकते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो इस बात को हम समझ सकते हैं और ये सब ट्रॉपिक्स के अंदर देखा जा सकता है। अब हम कह रहे थे नेक्स्ट बात जो कि है, इट कैन अकर्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल बट फाइन सिंगल ग्रेन पार्टिकल्स आर मोस्ट ससेप्टेबल। आपको एग्जाम में पूछा उसने इंसान ने कि कुछ भी मेंशन नहीं किया और सीधा पूछ लिया कि भाई सॉइल इरोजन अगर है तो उसके लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल कौन है, कौन सी सॉइल है? तो देखो, बिना सोचे हम जवाब दे देते हैं सिल्ट, या हम कहते हैं सिल्टी क्ले लोम, है ना, सॉइल इरोजन के लिए। स्पेसिफिकली वो वाटर इरोजन के लिए हम बात करते हैं। लेकिन अगर वो मेंशन कर देता है कि भाई साहब विंड इरोजन के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल कौन है, विंड इरोजन के लिए हम यहाँ याद रखेंगे फाइन सिंगल ग्रेन पार्टिकल्स। कौन से? फाइन सिंगल ग्रेन पार्टिकल्स। कौन से? फाइन सिंगल ग्रेन पार्टिकल्स। सुन लिया आपने अच्छे से। तो अब देखते हैं, सॉइल पार्टिकल्स और एग्रीगेट्स अबाउट 0.1 टू 0.15 मिलीमीटर इन साइज आर मोस्ट इरोडेबल। ठीक है ना? अब स्पेसिफिकली उसमें भी अगर स्पेसिफिकली याद रखना है कि कौन सी रेंज, फाइन सिंगल ग्रेन, ये तो हम कभी याद किया करते थे कब? यूएसडीए के क्लासिफिकेशन के रूप में, आई ट्रिपल एस के क्लासिफिकेशन के रूप में। यस यस, याद आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? नहीं नहीं, कुछ हो सकता है आप मेरे से कई गुना ज्यादा स्मार्ट है, तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से क्लासिफिकेशन की जिसमें हम सॉइल सेपरेट्स को डिवाइड करते हैं, राइट? तो फाइन सैंड का साइज 0.1 से 0.15
0.25 मिलीमीटर तक बताया गया यूएसए में, लेकिन IEEE में बताया जाता है 0.02 से 0.2 मिलीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि आईसीआर के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली इन दोनों टेबल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो प्लीज इनको अपनी कॉपी में नोट करते हुए कैसे भी कोई भी ट्रिक बनाते हुए याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे इन्हीं लाइंस के ऊपर। तो समझ आ गया आपको सिंगल साइज ग्रेन का। अभी आपने जैसे कि साइज दिखा 0.25 मिलीमीटर तक दिखा रहा था, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम दूसरी लाइंस के रूप में, डाटा के रूप में देखते हैं तो IEEE में ये भी मेंशन किया गया है बुक के अंदर कि 0.102 0.15 मिलीमीटर जो है वो बेस्ट इरोडेबल माना जाता है सॉइल विंड इरोजन के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले काम की बात ये जो मैं यहाँ बता रहा था कि विंड इरोजन मींस द डिटैचमेंट एंड द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। डिटैचमेंट मतलब जहां पे सॉइल पड़ी है वहां से अलग हो जाना, उसका डिटैच हो जाना। ठीक है, डिटैच हो जाना और फिर दूसरी जगह चल पड़ना, उसे हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट होना, और उसके बाद किसी दूसरी जगह जाके बैठ जाना, तो उसे हम डिपोजिशन कह रहे हैं। तो 3 मुझे लगता है स्टेप्स होते हैं। मैंने पिछले वीडियो के अंदर एमसीक्यूज के अंदर भी डाला था कि सॉइल इरोजन के कितने स्टेप्स होते हैं, तो उसमें 3 स्टेप्स मुझे लगता है सही आंसर होना चाहिए कि भाई साहब पहले डिटैच होंगे हम, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और उसके बाद किसी दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो 3 स्टेप्स में बटा हुआ माना जा सकता है इस प्रोसेस को। चलो खैर, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म को अच्छे से, यानी समझते हैं विंड इरोजन की मैकेनिज्म। बहुत अच्छे से मैं आपको इलस्ट्रेट कर देता हूं पहले ही कि सबसे पहले हम समझेंगे डिटैचमेंट को, वही डिटैचमेंट, वापस उसी जोक को नहीं मारेंगे, डिटैचमेंट को। डिटैचमेंट के बाद समझेंगे हम सॉइल मूवमेंट को। देखो सॉइल मूवमेंट जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें यहाँ 3 तरह की टर्म्स पता होनी चाहिए। एक है लिफ्ट, दूसरी है ड्रैग और तीसरी है बैलिस्टिक इम्पैक्ट। क्या होता है ये तो कभी सुना ही नहीं है ना। हाँ, चांसेस भी कम है कि एग्जाम में आए इस तरह से क्वेश्चन, बट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक IEEE में मेंशन है, तो इसे हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो लिफ्ट ड्रैग बैलिस्टिक इम्पैक्ट क्या है इसे समझेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अब ये 3 तरह से हो सकता है, साल्टेशन, सरफेस क्रीप और सस्पेंशन, और इस वीडियो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जान है ये, साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई साहब डिपोजिशन क्या है। डिपोजिशन का मतलब तो समझ गए, एक दूसरी जगह जाके सॉइल चली जाएगी। इसके अंदर 2 नाम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एओलिन और दूसरा है लोइस। आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में मुझे लगता है, अगर आप सॉइल साइंस के स्टूडेंट हैं। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर लास्ट में देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इन डब्बों में जो चीजें लिखी गई हैं इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि है डिटैचमेंट, यानी अलग हो जाना। बिल्कुल, तो द लिफ्टिंग एंड एब्रेसिव एक्शन ऑफ द विंड रिजल्ट्स इन द डिटैचमेंट ऑफ टाइनी सॉइल ग्रेन्स फ्रॉम द एग्रीगेटेड और क्लॉड्स ऑफ व्हिच दे आर अ पार्ट। है नहीं, मतलब ये बताया है कि सॉइल के एग्रीगेट के रूप में कभी कोई सॉइल पार्टिकल रहा करता था, लेकिन एक दिन हवा आई और ये पार्टिकल ने सोचा छोड़ो यार, चलते हैं। चलते हैं मतलब क्या हुआ कि ये या तो इसे जबरदस्ती ले गया या फिर इसका मन था शायद, ऐसा मान लीजिए, इसको हवा ले गई तो डिटैच हो गया पार्टिकल, उससे अलग हो गया, है ना। तो द सॉइल पार्टिकल क्या करते हैं, जिंदगी की परिस्थितियां आती हैं, हमें अलग होना पड़ता है। अरे यार, एक तो एकदम बार बार निकल आता है। तो खैर, द सॉइल पार्टिकल लेडन विंड्स इज मच मोर एब्रेसिव देन द विंड विदाउट द सॉइल पार्टिकल्स। क्या कह रही है ये बात कि सॉइल पार्टिकल्स लेडन विंड इज मच मोर एब्रेसिव का मतलब ज्यादा खतरनाक होती है। एक ऐसी हवा चल रही है जिसके अंदर मिट्टी नहीं है, वो बहुत आनंददायक हो सकती है, लेकिन जिसमें पानी है या जिसमें मिट्टी है वो हालत खराब कर सकती है। तो ये बात कहना चाह रही है लाइन, द सॉइल पार्टिकल लेडन विद द विंड इज मच मोर एब्रेसिव। अगर सॉइल पार्टिकल हवा में भर के आ रही है तो वो आंधी का रूप ले सकते हैं, और वो आंधी बहुत कुछ तबाह कर सकती है। तो खैर, अब बात करते हैं डिटैचमेंट के अंदर थोड़ी और, कि 3 फोर्सेस यहाँ बताए जाते हैं डिटैचमेंट के अंदर, लिफ्ट, ड्रैग एंड बैलिस्टिक इम्पैक्ट। देखो यहाँ लिफ्ट का मतलब क्या है, लिफ्ट मतलब थोड़ी थोड़ी लिफ्ट करा दे, सॉरी, लिफ्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज कॉज्ड बाय द बर्नौली और द वेंचुरी इफेक्ट। कभी फिजिक्स पढ़ी है? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया। यार, गड़े मुर्दे उखाड़ना सही नहीं होगा। चलो खैर, बर्नौली या वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है अभी यही समझने की कोशिश करते हैं। ये बताता है कि भाई साहब, अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। मतलब मतलब ये कि आपने कभी देखा होगा कि पंखा चल रहा है और किताब का पन्ना उठ जाता है। क्या बात करोगे, कोई बड़ी बात तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब रीजन क्या है उसका, बताते हैं कि जो पेज है ना, पेज के ऊपर हवा बहुत तेज हो गई, या हम कह सकते हैं कि विंड वेलोसिटी ज्यादा हो गई। जब हवा की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो उसका प्रेशर कम हो गया, तो उस पेज के नीचे का प्रेशर बढ़ गया और पन्ना ऊपर उठ गया।
बताओ, डेली लाइफ में पन्ने पलट रहे हैं किताबों के, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ, हो सकता है आपने सोचा भी हो। वही चीज यहाँ भी बताई गई है कि अगर मान लेते हैं एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसके ऊपर की हम देखते हैं हवा बहुत तेज हो जाती है, जब वेलोसिटी विंड की बहुत तेज हो जाती है तब यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, तो नीचे का प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, तो वो ऊपर उठ जाती है, तो इसकी वजह से एरोप्लेन जो है ऊपर उठ जाता है। ये हो सकता है आपको बात पता हो, नहीं पता है तो आनंद लीजिए इस बात का कि बर्नौली और वेंचुरी इफेक्ट क्या है। मतलब लिफ्ट के अंदर सॉइल पार्टिकल्स के लिए भी ये चीज बताई गई है, विच स्टेट्स दैट द एयर मूविंग एट हाई वेलोसिटी हैज लोअर प्रेशर। अगर हाई वेलोसिटी से जा रही है हवा तो वो लो प्रेशर क्रिएट करेगी, विच कॉज बॉडीज टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर डिफरेंशियल। और नीचे सॉइल के पार्टिकल कहेंगे अरे अरे क्या हो रहा है, वो उड़ जाएंगे सॉइल पार्टिकल, और हवा होने कहेगी चलो ले चलते हैं तुम्हें किसी दूसरी जगह पे। चलो खैर, नेक्स्ट बताया है कि बैलिस्टिक इम्पैक्ट क्या है ना। चलो यहाँ नेक्स्ट क्या था, ड्रैग। ड्रैग का मतलब यही है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। आई थिंक बैलिस्टिक इम्पैक्ट के अंदर बताया है कि कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स अमॉन्ग देमसेल्फ कॉजेस कंसिडरेबल पार्टिकल मूवमेंट। अब सॉल्व पार्टिकल कहते हैं कि हम अच्छे से अपने यार दोस्तों के साथ रहा करते थे, जैसे हमारे को लोग सॉइल एग्रीगेट के रूप में जानते थे, लेकिन जब सॉइल पार्टिकल उड़ के जब निकल पड़ा तब वो दूसरे को भी धक्का देगा, अकेला क्यों जाएगा। वही का बात है ना कि मैं मरूंगा तो अपने दोस्त को लेकर मरूंगा, साथ में नरक में जिएंगे भाई। वही वाली बात है। बैलिस्टिक इम्पैक्ट मतलब कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स अमॉन्ग देमसेल्फ कॉज कंसिडरेबल पार्टिकल मूवमेंट। एक पार्टिकल का मूवमेंट दूसरे पार्टिकल के अंदर भी मूवमेंट क्रिएट करता है। वंस अ फ्यू पार्टिकल आर लिफ्टेड इन द एयर, द कोलिजन अमॉन्ग पार्टिकल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेडिमेंट एनवायरमेंट। काफी सारे लोग अब हवा में आ गए हैं, जब सारे लोग नरक में आ ही गए हैं तो वो लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो उनका सेडिमेंटेशन हो सकता है, उनको वापस धरती पे भेज दिया जाएगा कि चलो यार तुम किसी काम के नहीं हो, नरक में भी कोई काम नहीं है तुम्हारा। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ ये बात ये कह रही है कि सॉइल पार्टिकल्स जो है वो हवा के कारण अगर बहुत सारे ऊपर उठते हैं तो उनके अंदर कोलिजन भी होगा, और इस तरह के इम्पैक्ट को आई थिंक बैलिस्टिक इम्पैक्ट कहा गया है। अब चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, कोलिजन और बम्बार्डेशन के अंदर भिड़ना, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में टक्कर होने लगेगी, और दिस प्रोसेस इज नोन एज द एवलांचिंग। एवलांच का मतलब समझते हैं, एवलांच क्या बात कर रहे हैं, सुना है कभी? नहीं सुना, बताते हैं। जैसे कि मान लो, इमेजिन करो आप अंटार्कटिका वगैरह जगहों पे हैं, बहुत अच्छी खासी, आप कहेंगे यार हमारे को यहाँ मनाली मनाली जाने को नहीं मिल रहा है और तुम अंटार्कटिका की बात कर रहे हो, तो चलो यार, इमेजिन करने में क्या जाता है, इमेजिन करना तो फ्री है। तो इमेजिन करो कि आप ऐसी जगह पे हैं, बर्फ का पहाड़ है, आप स्कीइंग कर रहे हैं, कर पा रहे हो इमेजिन, रिलेट करूं, स्कीइंग कर रहे हैं और पीछे से मान लो बर्फ का तूफान आ गया। इमेजिनेशन में ऐसा सोच लीजिए, मजा आएगा यार, मारेंगे नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। पीछे से अगर मान लेते हैं ये जो तूफान आ रहा है इसको आप एवलांच कह सकते हैं, उसी चीज को बोला है। मतलब तूफान को एवलांच बोलते हैं, ये कहना चाह रहे हो क्या? हाँ यही कहना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। मतलब जब कोई ग्रुप ऑफ सॉइल के पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, आंधी आ रही है, ये कहना चाह रहे हो क्या? हाँ वही कहना चाह रहा हूँ। तो इमेजिन करवा करवा के बात घुमा क्यों रहे थे, ताकि मजा आए यार, समझने में आसानी हो थोड़ा। तो एवलांचिंग याद रखना मतलब ग्रुप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एक तरह से आ रहे हैं, आंधी आ रही है, आंधी का तो मतलब धूल का तूफान आ रहा है, तो उसे एक तरह से एवलांचिंग के रूप में समझ सकते हैं। और ये सब तभी हो पाएगा जब बैलिस्टिक इफेक्ट हो, लिफ्ट मतलब पहले उठें फिर ड्रैग करें और फिर एक दूसरे में भिड़ें और फिर बाद में आगे बढ़ जाएं, तो इसे हम कहते हैं डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, और इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, या हम कह सकते हैं साल्टेशन, सरफेस क्रीप या सस्पेंशन। चक देते हैं इस टॉपिक को। यानी साल्टेशन क्या है? साल्टेशन मतलब प्रोसेस ऑफ ग्रीन मूवमेंट इन सीरीज ऑफ जंपिंग, जपांग, जंपक, जंपक। क्या बोल रहे हो भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सॉइल पार्टिकल्स जब एक जगह से उठेंगे, जंप करते हुए जाएंगे, तो जंप करते हुए जाने वाले पार्टिकल्स को हम, इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं साल्टेशन। जबकि जब जमीन कहती है सच क्रीप, मतलब सॉइल पार्टिकल उसे रगड़ रगड़ के मतलब छोड़ ही नहीं रहा है उसे, तब वो जमीन उससे सॉइल पार्टिकल कहती है सच अ क्रीप यू आर। यानी सॉइल क्रीप का मतलब समझ गए कि रोलिंग ऑफ पोरस ग्रेन अलोंग द ग्राउंड सरफेस, छोड़ ही नहीं रहा है, मतलब यहीं पे रोल किया जा रहा है ना। वैसे तो मिट्टी तो यही चाहेगी कि अगर उनके बीच का रिश्ता अच्छा हो तो मिट्टी तो यही चाहेगी ना कि पार्टिकल्स लगे रहें, लेकिन रियल लाइफ से करेक्ट नहीं करेंगे इस बात को, सिर्फ ये समझेंगे कि सॉइल और जमीन की ही बात हो रही है। और सॉइल पार्टिकल्स जो है अगर सिर्फ जमीन पे रोल हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस क्रीप कहेंगे। लेकिन अगर हवा ने किसी रूप में उसे उछाल दिया तो वो उछल उछल के अगर जा रहे हैं तो साल्टेशन कहेंगे। और वो बात जब दोनों अलग हो ही चुके हैं तब उसे समझते हैं सस्पेंशन के रूप में, यानी सॉइल के पार्टिकल बेचारे हवा में ही लटके रह जाते हैं। हवा कहती है बहुत परेशान कर लिया तूने जमीन को, चल अब तू हवा में, मतलब हमारे साथ,
तुझे नई दुनिया लेके चलते हैं, तो उस चीज को हम क्या कह सकते हैं, सस्पेंशन कह सकते हैं। जब सॉइल पार्टिकल हवा में ही लटके रह गए तो उसे हम क्या कहेंगे। आप कहेंगे यार थोड़ी फोटो बड़ी तो कर दो यार, हम वीडियो देखते हैं 114p के ऊपर, साफ कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अब देख लो साफ, इस तरह से दिखाई गया है कि क्रीप मतलब क्या है, वो सच क्रीप है ना, और मतलब जमीन पर ही रोल कर रहे हैं। साल्टेशन मतलब जंपिंग जपांग, यानी जंप हो रहे हैं। और सस्पेंशन का मतलब समझ गए आप कि हवा में ही वो लटके रह गए, तो इसे कहते हैं सस्पेंशन। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ दीज टॉपिक्स। साल्टेशन की डिटेल बताई गई है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल बताया गया है। हो सकता है आप इस बात का विरोध करेंगे कि भाई साल्टेशन या जंप्स जो है वो पहले पहले नहीं होती, सबसे पहले तो क्रीपिंग होगी, फिर जंप होंगे, फिर सस्पेंशन होगा, है ना, दिमाग में आता है। लेकिन किसी रेफरेंस बुक में साफ लाइन लिखी गई है कि साल्टेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड सीरीज ऑफ जंप्स। फर्स्ट स्टेज जब उन्होंने लिख दिया किताब में तो यार याद रख लेना। आई थिंक इसी कारण से आईसीआर के प्रीवियस एक क्वेश्चन में आया भी था, और शायद साल्टेशन को ही सबसे पहला स्टेप माना गया था, तो उसका रीजन आई थिंक ये लाइन ही हो सकती है। ठीक है, तो आप याद कर लेना। ठीक है, बाकी आपका दिमाग क्या कहता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो, साल्टेशन इज अ प्रोसेस, आप समझ गए, जिसमें सीरीज ऑफ जंप है। काम की बात यह है कि दिस प्रोसेस में अकाउंट फॉर 50 to 70% ऑफ टोटल मूवमेंट ऑफ सॉइल। जो भी मिट्टी के इरोजन के रूप में मूवमेंट हो रहा है उसमें 50 से 70% हिस्सा इसका ही है। और मैक्सिमम हाइट कितनी, 1 मीटर तक अटेन कर लेते हैं। लेकिन दूसरी बुक्स में भी ऐसे भी दिखाया गया है कि द सॉइल पार्टिकल मूव्ड बाय साल्टेशन आर बिटवीन 0.1 to 0.5 मिलीमीटर इन द, ओके वो सॉरी तो पार्टिकल्स की बात हो गई, 30 to 60 सेंटीमीटर, है ना। कुछ बुक में 30 to 60 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमारी प्यारी IEEE बुक के अंदर 1 मीटर, मैक्सिमम हाइट 1 मीटर के रूप में बताया गया। तो सेम बात हो गई, याद रखेंगे। काम की बात यह है कि जब ये पार्टिकल्स बाउंस होते हैं तब अपने भार से 6 गुना भार जो है, 6 टाइम इस साइज, अपने साइज से 6 गुना साइज जो है, देखो क्या कह रहे हैं, इंपैक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। एन इंपैक्टिंग सॉइल पार्टिकल कैन बाउंस अनदर पार्टिकल 6 टाइम्स ऑफ इस साइज। ओके, जो बाउंस हो रहे हैं पार्टिकल वो अपने से 6 गुना ज्यादा बड़े साइज के पार्टिकल को भी जंप करवा सकते हैं। ये सॉल्टेशन का इफेक्ट है। काम की बात क्या है, काम की बात देखो इस स्लाइड में 3 है, 4 है। पहला फर्स्ट स्टेज है, दूसरी बात 50 to 70% यही है, तीसरी बात पार्टिकल्स का साइज याद रखना जरूरी है कि 0.1 से 0.5 मिलीमीटर जैसे जो लोग हैं, यानी फाइन सेंट वाले जो लोग हैं, उनका क्या होता है, सॉल्टेशन होता है। और 50 to 75%, वही बात है, 50 to 70 बोल दो, 50 to 75% जो है वो वेट जो है वेट इरोजन के रूप में ही हो रहा है। तो काम की बातें 3 थी इस स्लाइड के अंदर जो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है साल्टेशन की फोटो दिखाई गई है, भाई साहब ये जंप्स हो रहे हैं इसके अंदर, ये जब जमीन पे ही गुड़क रहा है तो उसे क्रीप कह दिया, और हवा में जब लटक गए तो उसे हम सस्पेंशन कह देते हैं। सरफेस क्रीप क्या है, सरफेस क्रीप का मतलब आप समझ चुके हैं अच्छे से, लेकिन काम की बात क्या याद रखेंगे, काम की बात ये याद रखेंगे ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर। अभी क्या याद किया था, हायर लिमिट थी 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मीटर से भी बड़े लोग हैं तो वो कह रहे हैं हम तो भाई साहब उड़ ही नहीं पा रहे। तो ये थोड़े बड़े एज के लोग हैं जो जमीन को छोड़ नहीं पा रहे, डिटैचमेंट इनसे हो नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वजह से सच क्रीप हैं ये लोग, यानी सरफेस क्रीप कहा जा सकते हैं। तो रोलिंग ऑफ पोरस ग्रेन्स लार्जर देन 0.5 to 3 मिलीमीटर, है ना, लार्जर देन 0.5 to 3 मिलीमीटर। और इस तरह से भी बताया गया है कि ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर डायमीटर मूव मेनली बात है, दोनों ही बातें याद रखेंगे कि 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा, या किसी किताब में ये भी लिखा गया है कि 0.5 से 3 मिलीमीटर। काम की बात वैसे यही है, सिर्फ ये कि 0.5 मिलीमीटर से बड़े, क्योंकि पहले तो क्या बताए थे, रेंज तीनों की याद रखना मेरे दोस्त। हो सकता है मेरी बातें आपको उल्टा कंफ्यूज ना कर दें, डर लगता है मुझे इस बात का। चलो क्या, ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बस क्लियरिटी ही मिले और कुछ ना हो। ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर अगर है तो मेंशन करना है कि वो सरफेस क्रीप होगा उसका। और इसमें जंप नहीं ले पाएंगे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये जो मूव ऑन करने में अच्छे नहीं है ये लोग, तो ये खाली रोल ही करते रह जाते हैं ऐसे लोग। और जनरली 5 to 25% वेट ऑफ द सॉइल लॉस्ट बाय द विंड इरोजन इज कैरिड इन द सरफेस क्रीप। सिर्फ 5 से 25% ऐसे लोग हैं। वो कितने थे, 50 to 75%। अब इससे भी कुछ कम है क्या, बिल्कुल इससे कम मुझे लगता है सस्पेंशन का होगा। तो सस्पेंशन क्या है उसके बारे में देखें तो वो सिर्फ 3 to 4% है। सस्पेंशन से रिलेटेड बातें तो समझ आ गई आपको कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी स्मॉलर देन 0.1 मिलीमीटर, 3 रेंज आ गई, तीनों के लिए अलग अलग, सॉल्टेशन के लिए अलग आ गई, सस्पेंशन के लिए अलग आ गई, सरफेस क्रीप के लिए अलग आ गई, राइट। तीनों को अच्छे से याद कर लेना बहुत जरूरी है। 0.1 से कम डायमीटर है ना, कॉपी में अलग अलग लिख लो, तीनों को साफ साफ लिख लो, ये याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, तो याद रखना है ना। अब यहाँ पे 0 <2 मिलीमीटर दिखाया है, कहीं पे 0.1 दिखाया गया है, दोनों बातें मैंने रख दी हैं, आपको जो सही लगे, आपको ज्यादा
मेरे ख्याल से ITER+ को ही फॉलो करना ठीक है, तो 0.2 वाला बेटर है डाटा। ओके, ये एग्रोनॉमी की कोई बुक है, ये हमारी प्यारी ITER+ बुक है, नया एडिशन। तो क्या, द टेंडेंसी ऑफ दीज पार्टिकल्स टू सेटल डाउन इन द काउंटर बैलेंस बाय लिफ्टिंग फोर्स ऑफ एडीज इन द एटमॉस्फेयर। वंस फाइन सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स आर लिफ्टेड, दे फॉल बैक टू द अर्थ स्लोली। एक बार उठ जाने के बाद कोई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ग्रेविटी उसे वापस नीचे बुला लेती है। काम की बातें क्या है वो बता दो। काम की बातें बस यही है कि एक तो साइज याद रख लेना, लेस देन 0.2 मिलीमीटर, जैसे लोग लटके रह जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तय कर लेते हैं, मतलब मूव ऑन कर जाते हैं। दूसरे, हम कह सकते हैं कि बात याद रखनी है कि 3 से 4% जो है इस तरह का विंड इरोजन देखा जा सकता है। हो गया खत्म हमारा। अच्छा, विंड इरोजन का माहौल भी बनाया गया है। देखो इस तरह से जो आंधी आती है, हवा में जो मिट्टी आती है, वही तो है क्या, सस्पेंशन, है ना, माहौल बना रखा है बढ़िया। चलो क्या, फटाफट सब देखते हैं डिपोजिशन क्या है। सबसे पहले क्या समझा था, ऐसा करने से क्या होगा, इसका मतलब यह है कि डिटैचमेंट समझा, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन समझा, उसके बाद अब समझ रहे हैं डिपोजिशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही कहीं ना कहीं सॉइल मूवमेंट समझा, 3 फोर्सेस समझे, 3 तरह की मैकेनिज्म समझी। अब बात कर रहे हैं वापस जमीन पे आ जाना। घर छोड़ के कहीं भी चले जाओ यार, वापस घर तो लौटना ही पड़ता है। वही बातें यानी डिपोजिशन वही है। मैं क्या करूं यार, जिंदगी से बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इस बात को। ये क्या है कि व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीड्स द फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल्स इन द एयर, कि कितना ही हवा में उठा के कहीं भी ले गई, लेकिन एक ना एक दिन तो वापस घर आना ही है, यानी जमीन पे तो आना ही पड़ा इन पार्टिकल्स को। तो सही तो हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कह रहे हैं ना। तो व्हेन द विंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, जब हवा धीमी होती है, जब आपको लाइफ में रियलाइज होता है, चलो खो गए, नहीं बोलते हैं इस बारे में। तो बिकॉज ऑफ, इमोशनल हो जाऊंगा मैं, खैर, बिकॉज ऑफ वेजिटेशन और अदर फिजिकल बैरियर्स द डिपोजिशन टेक प्लेस। रेन शॉवर्स में ऑल्सो, है ना, जब बारिश आ जाए या हवा की स्पीड कम हो जाए, तब आपको घर लौटना पड़ेगा, यानी जमीन पर वापस आ जाते हैं ऐसे पार्टिकल, जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन के अंदर एयर से रिलेटेड 2 डिपोजिशन की बातें हैं, याद रखनी है, एओलियन और दूसरा है लोइस। तो इसका मतलब ये है कि हमें बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। ये पूरी टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन, हर साल पूछे जाएंगे इसमें से क्वेश्चन। तो ये याद रखनी, सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं अच्छे से याद कर लेना, मुझे जरूरत नहीं है आपको याद करवाने की, बस इनकी इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है। एओलियन मतलब याद रखना, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड और डिपोजिट बाय द एयर। स्पेसिफिकली याद रखना है सैंड, सैंड पार्टिकल जब इधर से उधर होते हैं, सैंड ड्यून्स बनने लगते हैं, तब बात आती है एओलियन की। जब सिल्ट पार्टिकल की बात होती है, तब हम बात करते हैं लोइस की। ठीक है ना, सिल्ट और सम फाइन पार्टिकल, क्ले की जगह ज्यादा फोकस में सिल्ट पर ही होता है। चलो खैर, ये सारे क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। हम जैसे लोग आके चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहेंगे। चलो खैर, याद रखना। अब इस वीडियो का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विंड इरोजन इक्वेशन क्या है, उसले के बारे में जानते हो, यानी यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के बारे में हो सकता है आप जानते होंगे, लेकिन अब बारी है विंड इरोजन की इक्वेशन पढ़ने की, जो कि है विंड इरोजन इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ ICKLV इक्लवसी। तो जैसे कि हमने यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के अंदर एक रकस सीपी को याद किया था, अब हम याद करेंगे इक्लवसी। ओ पाजी मनु इक्लवसी। सरदार या पंजाबी लोग जो होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं ना, ओकी हो गया जी, तो वैसे याद रख लेना इक्लवसी। और तो की सी या ऐसा कुछ जो भी है, पंजाबी तो नहीं आती प्रॉपर मुझे, लेकिन ये पंजाबी का एक वर्ड याद रखिए, जैसे कि एक लव सी, किसी इंसान को एक प्यार है, एक लव सी। और तो की सी और बात करते हैं एक लव सी के बारे में, तो इनका सबका मतलब क्या है। आई का मतलब है सॉइल इरोडिबिलिटी इंडेक्स, के का मतलब है रफनेस फैक्टर, एल का मतलब है अनशेल्टर्ड लेंथ, एक तरह से लेंथ ही है, इक्लव सी, वी का मतलब था वेजिटेशन, सी का मतलब आया क्लाइमेट। ये मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सॉइल इक्वेशन के अंदर हमने, यूएसएलई के अंदर हमने सी का मतलब समझा था क्रॉप प्रैक्टिसेस, है ना, जो कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ लव सी में, लव के अंदर तो एनवायरमेंट याद रखना, क्लाइमेट याद रखना, ठीक है ना। तो लव का मामला जब भी आ जाए तो सी का मतलब क्लाइमेट है, कैसे भी करके याद कर लो यार, याद करना जरूरी है। तो तानू इकलवसी मैनू इकलवसी, तो ये इक्वेशन जरूर याद रखना है। आई का मतलब क्या था, सॉइल इरोडिबिलिटी इंडेक्स, सब बातें समझ आ गई होंगी। यहाँ डेफिनेशन भी दी है कि पोटेंशियल सॉइल लॉस इन द टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर, है ना, ठीक है। अनशेल्टर्ड आइसोलेटेड फील्ड विद अ बेयर स्मूथ नॉन क्रस्टेड सरफेस, दिस इंडेक्स इज फंक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेट ग्रेटर देन, काम की बात ये कि जनरली ग्रेटर देन 0.84 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं, है
दिस इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ, अच्छा ये इंडेक्स किसका फंक्शन है, 0.84 मिलीमीटर से बड़े डायमीटर वाले, है ना। एसआरबी नेट जैसे क्वेश्चन अगर हो तो उस तरह के आ सकते हैं। के मतलब क्या है, सरफेस रफनेस फैक्टर है, जितनी ज्यादा सरफेस रफनेस होगी तो उस तरह से हम कह सकते हैं रिलेटेड होगा, विंड इरोजन उतना ज्यादा होना चाहिए, है ना। और सी का मतलब हो गया क्लाइमेट फैक्टर, एल का मतलब लेंथ बता ही दी मैंने आपको, है ना, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, और वी का मतलब वेजिटेशन कवर है, वेजिटेशन कवर जितना ज्यादा होगा विंड इरोजन उतना कम होगा ना। तो ये फंक्शन है इन सब का, ये कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं दी गई है कि भाई साहब ये आप सोच लें कि वेजिटेशन ज्यादा तो क्या विंड इरोजन भी ज्यादा होगा, नहीं नहीं भाई, विंड इरोजन अगर सरफेस कवर्ड रहेगी तो विंड इरोजन तो कम होना चाहिए ना। ये बस फंक्शन है, ये फंक्शन है इन सबका, ठीक है भाई साहब, आप समझ चुके हैं इन सभी बातों को। लेकिन एक बात ये भी बता दूं कि किसी किताब के अंदर, अच्छी रेफरेंस बुक के अंदर ये भी दिया गया है कि विंड इरोजन जो है एक रब सी भी है। लव तो धरती पे लोग करते हैं, रब इस दुनिया में है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो दूसरी इक्वेशन या विंड इरोजन ही है वो, बस एक रब सी, ये भी याद रखना, रब रब और रब्बा में तो मर गया भाई, वही वाली बात है, एक रब सी। और एफ डब्ल्यू डी भी आता है इसमें, एफ डब्ल्यू डी और ये सब, इन सब का क्या मतलब है समझने की कोशिश कर लेते हैं। ई मतलब सॉइल लॉस बाय विंड इरोजन है, आई मतलब सॉइल क्लॉडीनेस फैक्टर है। हाँ ये देखो बातें बदल गई हैं, आप कहेंगे ये किसने दी, काम की कौन सी है, देखो काम की तो मैं कहूंगा आपको यही है, एक लव सी ही है, मतलब एग्जाम में फॉर श्योर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो वो इसी से ही है। लेकिन कभी किस्मत फूटी हो तो हो सकता है इससे भी आ जाएंगे क्वेश्चन, है ना। वैसे इंपॉर्टेंट वही है, जैसे यूएसए ली थी वैसे एक लव सी याद रखनी है, वही काम की है, वही फैक्टर याद रखनी है। लेकिन फिर भी किस्मत फूटी हो तो क्या पता आ जाए, उस हिसाब से भी याद रखना जरूरी है कि आई मतलब सॉइल क्लॉडीनेस फैक्टर है, आर मतलब सरफेस कवर है, और के मतलब रफनेस ही है, एफ मतलब टेक्सचरल क्लासेस भी है, सी मतलब विंड फैक्टर है, डब्ल्यू मतलब विड्थ है, डब्ल्यू मतलब विंड लगेगा आपको नहीं, लेकिन डब्ल्यू यहाँ विड्थ फैक्टर यहाँ है, फील्ड विड्थ फैक्टर है, डी मतलब विंड डायरेक्शन है, बी मतलब यहाँ विंड बैरियर है। तो चांसेस आर वेरी लेस कि ये आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन ये इक्वेशन आई थिंक एक बार बहुत पुराने पेपर में मैंने देखा था, 2020 के अंदर शायद आई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से रखा है, क्या पता कल को फिर आ जाए, तो इसलिए हम अवेयर रहे। आगे के टॉपिक्स जो है मुझे पॉज करवाओ, फटाफट से रीड आउट कर लो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सीधा सीधा पढ़ने वाली बातें हैं। ये बातें बता रही हैं कि इंडिया के अंदर 13.5 मिलियन हेक्टेयर जो है, जो कि 4.1% कहा जा सकता है, वो विंड इरोजन से अफेक्टेड है, और उसका 2.8 मिलियन हेक्टेयर तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे लोग जगहों पर ही कवर हो गया है। थोड़ा सा नया डाटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेटेस्ट डाटा है कि आसाम और ब्रह्मपुत्र वैली जो है यहाँ पे, जैसे कि हमें ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पे सीवियर या कैटास्ट्रॉफिक इरोजन देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो फटाफट से कवर करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने रुक के ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी या जो भी आप नाम देना चाहें कोशिश की है मैंने, बेस्ट रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। नेक्स्ट अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ विंड इरोजन। ये 4 इफेक्ट होंगे। देखो भाई साहब, पहली बात है सॉइल फर्टिलिटी, हमारी फर्टाइल सॉइल जो ऊपर की टॉप सॉइल है वो उड़ उड़ के इधर उधर के चली गई तो यार गड़बड़ हो जाएगी, तो सॉइल फर्टिलिटी कम होगी, क्रॉप डैमेज होने लगेंगे, इससे न्यूट्रिशन है वो उड़ के चला गया किसी दूसरी जगह पे सॉइल के साथ, गड़बड़ है, यानी क्रॉप डैमेज होने लगेंगे। पॉल्यूशन हो सकता है, एक जगह पे अगर कोई गंदगी है, कंटेमिनेंट्स हैं किसी सॉइल में, तो दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, पॉल्यूशन हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, डेजर्ट्स क्रिएट होने लगेंगे। इसमें शायद बुक में चेक करिएगा, आइटर प्लस में मैंने शायद देखा था 0.5 मीटर स्क्वायर के रूप में पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं, इस रेट से डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है ना। तो डेजर्टिफिकेशन की प्लीज आप रेट चेक करते हुए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि आई थिंक वो भी इंपॉर्टेंट है। मेन कारण क्या है विंड इरोजन, क्यों होता है विंड इरोजन, तो उसकी देखो भाई सीधी बात है कि लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम होना, जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की बातें हैं वही तो है। तो यानी लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, हाई सोलर रेडिएशन एंड सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ सैंडी सॉइल। ठीक है भाई साहब, है ना, सैंडी सॉइल से सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर ज्यादा है जहां पर वहां पे विंड इरोजन ज्यादा होंगे। रिमूवल हो जाए, अगर ज्यादा ही नेचुरल वेजिटेशन हट चुका है तो वहां होगा। डिस्टर्बेंस कॉज होगा लोगों के कारण, टैम्बलिंग एनिमल वगैरह के कारण, पुल्वराइजेशन यानी पोलराइजेशन ऑफ ड्राई सॉइल बाय एक्सिक्यूटिव ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन, इंसानों के कारण उसके डिस्टर्बेंस, एक तरह का डिस्टर्बेंस ही है ये भी, है ना, डिस्टर्बेंस वगैरह के कारण हम देखते हैं विंड इरोजन होता है। फैक्टर्स क्या इफेक्ट होते हैं, तो काम के फैक्टर्स जो हैं वो 4 हैं जिसके कारण विंड इरोजन इफेक्टेड होता है। पहला है विंड इरोजिविटी। आप तो कहेंगे इरोजिविटी तो पिछले वीडियो में बताया था कि रेन की होती है, रेन फॉल इरोजिविटी होती है, आप तो कहेंगे तो क्या कर रहे हो आप, इरोजिविटी किसी की भी हो सकती है? इरोजिविटी जो है वो विंड की भी हो सकती है, रेनफॉल की भी हो सकती है, या किसी और एजेंट, दूसरे एजेंट जिसके कारण इरोजन हो रहा है उसकी हो सकती है। इरोजिविटी मतलब एक तरह की एबिलिटी टू मेक इरोजन, है ना, तो वो है। इरोडिबिलिटी जनरली सॉइल की ही होती है,
सॉइल की इरोडिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल, पढ़ा है वो टॉपिक? नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लेना यार। तो ये दोनों फैक्टर तो है ही इंपॉर्टेंट। लैंड फॉर्म, जमीन कैसी है ये भी इंपॉर्टेंट है, और कवर है कि नहीं है वो बात इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात अगर विंड इरोजिविटी की बात करें तो विंड स्पीड ऑफ, काम की बात यह है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द सॉइल मूवमेंट। सॉइल मूवमेंट शुरू करने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चाहिए होती है, और ये 30 तक पहुंच जाए तो तबाही हो जाएगी। चलो खैर, नेक्स्ट है सॉइल इरोडिबिलिटी का मतलब सॉइल पार्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट, जो कि मैंने सबसे पहले साइड पे ही दिखा दिया था, 0.1 से 0.15 मिलीमीटर अगर साइज है तो वो ज्यादा से ज्यादा इरोडेबल होते हैं। तो सॉइल कैसी है वो भी तो मैटर करता है, तो वो बात है। इफ सॉइल, ये काम की बात याद रख लेना, स्टेटमेंट ग्रुप में आ सकती है। छुट्टियां क्यों जा रहे हो? ताकि आपका फोकस वापस लेके आ सकूं मैं इस वीडियो में। आप कहेंगे वीडियो तो फोकस तो बहुत पहले ही टूट चुका था, तो खैर कोई बात नहीं। इफ सॉइल कंटेन्स मोर देन 60% पार्टिकल्स ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर साइज, देन द सॉइल इज ऑलमोस्ट रेसिस्टेंट। जब 60% से ज्यादा अगर सॉइल के अंदर 1 मिलीमीटर से बड़े इसके पार्टिकल्स हैं तो विंड इरोजन कम होगा। क्यों? मतलब विंड सॉइल ज्यादा भारी हो गई ऐसे मान लेते हैं, तो विंड इरोजन उसका थोड़ा कम देखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट याद रख लेना, सही है, जज करना है, सही रूप में इसे देखना है एग्जाम में। और बातें बताई गई हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसी चीजें होंगी तो विंड इरोजन कम होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो विंड इरोजन कम होगा। नेक्स्ट है लैंड फॉर्म, जमीन कैसी है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। टोपोग्राफी, लोकेशन कैसी है तो उससे भी इफेक्ट होता है। कवर कैसा है, वेजिटेशन कवर अगर कम होगा तो विंड इरोजन ज्यादा होगा, है ना। वेजिटेशन रिड्यूसेस द शेड वेलोसिटी, अगर वेजिटेशन ज्यादा होगा तो विंड इरोजन कम होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट। क्या मतलब समझते हैं विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट का? बहुत ही फेमस है, बच्चा बच्चा जानता है। आप कहेंगे कौन है वो बच्चे जो जानते हैं, हम तो नहीं जानते। अरे जानते हैं आप, मैं जानता हूँ कि विंड ब्रेक मतलब एनी टाइप ऑफ बैरियर, कोई भी ऐसी चीज, एक दीवार लगा दी हमने, मान लेते हमारा खेत था, हमारे खेत के पास में हमने एक दीवार खड़ी कर दी, ऐसी दीवार बनवाई है जो हवा के बहाव को कम कर सकती है। वैसे प्रैक्टिकल तो नहीं है, तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एनी टाइप ऑफ बैरियर, कोई भी ऐसा बैरियर जो हवा के बहाव को कम कर सकता है, उसे हम विंड ब्रेक कह सकते हैं। विंड को ब्रेक कर दिया, वाह क्या बात बताई। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या है? शेल्टर बेल्ट मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ पेड़ और झाड़ियां या श्रब्स एंड ट्रीज अगर हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ये काम की बात है, कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है, टीचर्स पूछते हैं वाइवा में, कई बार पूछा जाता है। तो याद रखना, शेल्टर बेल्ट विंड ब्रेक ही है लेकिन आर स्ट्रिक्टली लिविंग, मतलब जिंदा है। जिंदा कौन होते हैं? ट्रीज एंड श्रब्स। आप कहेंगे हम भी जिंदा हैं, क्या झूठ बोलते हो तुम लोग, मरे हुए हैं सब लोग। अरे यार नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, कट कर देंगे इस सीन को प्लीज, वीडियो एडिटर प्लीज टॉपिक लाइन को कट कर देना यार, नेगेटिविटी नहीं फैलानी है मुझे किसी तरह की। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में सीधी सीधी बातें, लाइनें आप अपने आप पढ़ लीजिए, कुछ भी खास नहीं है। कि इंटरटिल्ड क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, कॉटन, वेजिटेबल, ये सारे लोग मिट्टी को पकड़ सकते हैं, तो वो जरूरी हो सकती है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जैसे कि हम गए लेग्यूमिनस ग्रासेस एंड स्मॉल ग्रेन्स जो है वो लोग मिट्टी को पकड़ सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी एक अच्छा जरिया हो सकता है। और परमानेंट ग्रासेस जो वेटिवर ग्रास हमने समझी थी वो, और टिलेज कम करें ताकि नो टिलेज है, रिड्यूस टिलेज जैसी कंडीशंस, या ऐसी टिलेज जैसे कि मिट्टी रफ ही रहे तो बेटर है। और कल्टीवेटेड एज सुन एज आफ्टर द रेन, हम देख सकते हैं जब बारिश हो जाए उसके बाद कल्टीवेशन कर देना चाहिए। लार्ज क्लॉड एज वेल एज हाई परसेंटेज ऑफ लार्ज एग्रीगेट होंगे तो विंड इरोजन कम होगा। स्मॉल रिजेस बना दी जाए तो विंड इरोजन कम होगा। स्टेबल मल्चेस, मल्चिंग तो हर चीज का रामबाण बता दिया जाता है। पेबल एंड ग्रेवल में मल्चेस हों, है ना, तो वो सब विंड इरोजन कम कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बातें? बहुत बोरिंग लग रही होंगी, चुपचाप मुझे पॉज करते हुए अपने आप ही पढ़ लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बोलते रहना, तो फिर ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप जैसे कि चिकपी और बकवीट एंड ग्रीन मैन्योर क्रॉप सच एज सन हेम्प, सो दैट इट इज स्टिल ऑन द लैंड ड्यूरिंग द ड्राई विंडी टाइम्स ऑफ ईयर। रोटेट द क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन एक अच्छा जरिया होता है। मल्चिंग और कंजर्वेशन, टेलेज, विंड ब्रेक्स, ये सभी लोग भी अच्छे जरिया हैं। चलो खैर, यही थे आज के टॉपिक्स, और एट द एंड कोशिश करूंगा आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे।
पिछली वीडियोस की तरह ही इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। जो आंसर्स ना दिए गए हों उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप दीज वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में आप क्या करेंगे, हो गए सॉइल इरोजन के मोस्टली टॉपिक्स, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस सीरीज का होगा नेक्स्ट वीडियो के, उसमें हम जानेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ सॉइल इरोजन। डन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आईसीआर के एग्जाम में क्या पूछे गए हैं सॉइल इरोजन से रिलेटेड, उन सभी को कंपाइल करते हुए एक वीडियो में कवर करेंगे। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन। आई वुड लव टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। आप बताते ही नहीं हो यार मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, मेरी ये बचकानी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको इरिटेट कर रही हैं, तो वो भी मुझे बताएं, या ठीक लगती हैं, लग रहा है कि हाँ कनेक्टिविटी बनी रहती है, तो कुछ भी हो तो प्लीज आपके दिमाग में जो आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।